नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो कभी भी किसी के भी काम आ सकता है। बिल्कुल। पुलिस में शिकायत कैसे दर्ज कराएं? ज्यादातर लोगों के लिए ये प्रक्रिया थोड़ी मुश्किल, शायद डरावनी भी हो सकती है। बिल्कुल, और अक्सर जानकारी की कमी की वजह से लोग हिचकिचाते भी हैं। हाँ, सही कहा। हमारे पास जो स्रोत हैं, वे भारत में पुलिस शिकायत दर्ज करने के प्रोटोकॉल से जुड़े कुछ दस्तावेज हैं। हम्म, और आज हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि शिकायत कैसे करें, बल्कि उन 3 सबसे ज़रूरी तरीकों के पीछे जो एक मतलब ताकत है, उसको समझना है, जो एक आम नागरिक को एक मजबूत आवाज़ देती है। बिल्कुल। हमारा लक्ष्य यही है कि जानकारी के अभाव में किसी को भी अपने अधिकार का इस्तेमाल करने में कोई बाधा ना आए। देखिए, ये समझना जरूरी है कि ये प्रक्रियाएं नागरिक की सुविधा और सुरक्षा के लिए ही हैं। हाँ, उन्हें उलझाने के लिए नहीं बनाई गई हैं। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। स्रोत में सबसे पहली और बुनियादी बात बताई गई है कि शिकायत हमेशा लिखित में होनी चाहिए। सुनने में तो बहुत सीधा लगता है, पर ये इतना ज़रूरी क्यों है? सिर्फ ज़ुबानी तौर पर बता देना काफ़ी क्यों नहीं है? हाँ, ये बहुत ही बुनियादी सवाल है, पर बहुत जरूरी है। देखिए, इसमें जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो है इसका कानूनी वजन। एक लिखित शिकायत वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, वो एक आधिकारिक दस्तावेज बन जाती है। अच्छा। जब आप कुछ लिख कर देते हैं तो वो शब्द मतलब स्थायी हो जाते हैं। ये पक्का करता है कि जो कहा गया है उसे बाद में बदला ना जा सके। मतलब ये एक तरह से अपनी बात को लॉक करने जैसा है, बिल्कुल, आपने एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया। ताकि बाद में कोई ये ना कह सके कि आपने कुछ और कहा था या। कुछ कहा ही नहीं था। सही बात है। जुबानी शिकायत तो हवा में कही गई बात की तरह हो सकती है, बाद में उसका कोई सबूत नहीं रहता। हम्म। लिखित शिकायत पूरी प्रक्रिया की आप कह सकते हैं नींव है, या शिकायतकर्ता और पुलिस दोनों के लिए एक स्पष्ट शुरुआती बिंदु तय करती है। और स्रोत में इसी से जुड़ी एक और बहुत अहम बात पर जोर दिया गया है। पुलिस स्टेशन से उस पर रिसीविंग, मतलब एक स्टैंप और तारीख जरूर लेना। ये रिसीविंग क्या होती है और इसका असली महत्व क्या है? रिसीविंग आपकी शिकायत जमा करने का एक अकाट्य सबूत है। जब पुलिस स्टेशन आपकी शिकायत की एक कॉपी पर अपनी मोहर लगाकर और तारीख लिखकर आपको वापस देता है, जी। तो यह इस बात की आधिकारिक पुष्टि होती है कि हाँ, उन्होंने आपकी शिकायत प्राप्त कर ली है। यह महज एक रसीद नहीं है, यह एक अधिकार है। ये सुनने में तो बहुत सीधा लगता है, लेकिन क्या असल में जमीनी हकीकत यही है? क्या स्रोत में इस बात का कोई जिक्र है कि अगर कोई पुलिस अधिकारी रिसीविंग देने से मना करे या मतलब टालम टोल करे तो एक आम नागरिक क्या कर सकता है? ये बहुत ही व्यावहारिक सवाल है, और ऐसा होता भी है। स्रोत बताते हैं कि अगर कोई अधिकारी स्टेशन पर रिसीविंग देने से मना करता है, तो नागरिक के पास एक और रास्ता है। अच्छा। आप अपनी लिखित शिकायत की कॉपी को रजिस्टर्ड पोस्ट यानी रजिस्ट्री के जरिए उसी पुलिस स्टेशन के पते पर भेज सकते हैं, और फिर वो जो डाक विभाग की रसीद होती है, वही आपकी रिसीविंग का कानूनी सबूत बन जाती है। अच्छा, तो सिस्टम में इसका भी तोड़ मौजूद है। जी। लेकिन मान लीजिए हमें रिसीविंग मिल गई, क्या ये सिर्फ इस बात का सबूत है कि मैंने शिकायत दे दी, या इस छोटे से स्टैम्प का कोई और भी बड़ा मकसद है? यहीं पर इसकी असली ताकत सामने आती है। ये सिर्फ सबूत नहीं है। अगर पुलिस एक तय समय सीमा के अंदर आपकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज नहीं करती है, हम्म। तो इसी रिसीविंग के आधार पर एक नागरिक सीनियर पुलिस अधिकारियों या सीधे इलाके के मजिस्ट्रेट के पास जा सकता है और सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने की मांग कर सकता है। अरे वाह। तो ये छोटा सा स्टैंप असल में सिस्टम में जवाबदेही की एक पूरी चेन शुरू करने की चाबी है। वाह, ये जानकारी तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतलब वो कागज का टुकड़ा जिसे लोग अक्सर मामूली समझकर जेब में रख लेते हैं, हाँ, वो असल में न्याय की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का एक कानूनी औजार है। बिल्कुल। ये आपको सिस्टम में एक आधिकारिक जगह देता है, और आपकी शिकायत की जो यात्रा है उसको ट्रैक करने का पहला और सबसे जरूरी बिंदु बन जाता है। इसके बिना आप बस एक असहाय फरियादी हैं, इसके साथ आप एक सूचित नागरिक हैं जो अपने केस को आगे बढ़ा सकता है। लिखित शिकायत और उस पर मोहर लगवाना तो ठीक है, ये प्रक्रिया की नींव है, लेकिन ये आज भी बहुत से लोगों को थकाऊ या डरावना लग सकता है। शायद इसी को ध्यान में रखकर हमारे स्रोत टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की बात करते हैं, मतलब ईएफआईआर की। हाँ, ये एक बहुत बड़ा और जरूरी बदलाव है। इससे एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, न्याय तक पहुंच कितनी सुलभ हो रही है।
पारंपरिक रूप से शिकायत दर्ज कराने का मतलब था पुलिस स्टेशन जाना, इंतजार करना और कई बार एक असहज माहौल का सामना करना। सही बात है। EFIR की सुविधा लोगों को, खासकर छोटे-मोटे मामलों के लिए, पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाने से बचाती है। और शायद यही वो मनोवैज्ञानिक बाधा है जिसके कारण बहुत से लोग छोटी-मोटी चोरियों की रिपोर्ट ही नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि जितने का मोबाइल नहीं गया, उससे ज्यादा तो आने जाने और समय में खर्च हो जाएगा। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। कई बार लोग समय की कमी या थाने जाने की झिझक के कारण रिपोर्ट ही नहीं करते। ये सुविधा उस बाधा को दूर करती है। घर बैठे अपने कंप्यूटर या फोन से आप कुछ ही मिनटों में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ये न सिर्फ समय बचाता है, बल्कि उस झिझक को भी तोड़ता है। तो आप कह रही हैं कि एक व्यक्ति की छोटी सी शिकायत असल में पूरे समुदाय की सुरक्षा के लिए एक डेटा पॉइंट बन जाती है। जी हाँ, इसका एक और गहरा असर है जो अक्सर नजरअंदाज हो जाता है। जब ज्यादा से ज्यादा छोटे अपराध रिपोर्ट होने लगते हैं, तो पुलिस को भी किसी इलाके के क्राइम पैटर्न को समझने के लिए बेहतर डेटा मिलता है। अच्छा। हो सकता है एक अकेली मोबाइल चोरी बड़ी बात ना लगे, लेकिन अगर एक ही इलाके से 100 मोबाइल चोरी की EFIR दर्ज होती हैं, तो यह पुलिस को एक पैटर्न दिखाता है, एक हॉटस्पॉट दिखाता है जिस पर वे कार्रवाई कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये व्यक्तिगत सुविधा के साथ साथ सामुदायिक सुरक्षा में भी बड़ा योगदान देता है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ऑनलाइन दर्ज की गई FIR को उतनी ही गंभीरता से लिया जाता है जितनी कि थाने में जाकर की गई FIR को? स्रोत इस बारे में कुछ बताते हैं। ये एक आम चिंता है और बिल्कुल जायज है। स्रोत स्पष्ट करते हैं कि EFIR की सुविधा आमतौर पर उन अपराधों के लिए होती है जो बहुत गंभीर या हिंसक नहीं है, जैसे गाड़ी चोरी, मोबाइल चोरी या दस्तावेजों का खो जाना। अच्छा। इन मामलों में तत्काल पुलिस की मौजूदगी की जरूरत नहीं होती। जहां तक गंभीरता की बात है, एक बार दर्ज होने के बाद ये एक कानूनी रूप से वैध FIR है। इसकी भी उतनी ही अहमियत है। प्रक्रिया अलग हो सकती है, पर यह एक आधिकारिक रिकॉर्ड है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और ये सिस्टम को ज्यादा पारदर्शी भी बनाता होगा, क्योंकि हर चीज का एक डिजिटल निशान रह जाता है। एकदम। जिस पर वे कार्रवाई कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये व्यक्तिगत सुविधा के साथ साथ सामुदायिक सुरक्षा में भी बड़ा योगदान देता है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ऑनलाइन दर्ज की गई FIR को उतनी ही गंभीरता से लिया जाता है जितनी कि थाने में जाकर की गई FIR को? स्रोत इस बारे में कुछ बताते हैं। ये एक आम चिंता है और बिल्कुल जायज है। स्रोत स्पष्ट करते हैं कि EFIR की सुविधा आमतौर पर उन अपराधों के लिए होती है जो बहुत गंभीर या हिंसक नहीं है, जैसे गाड़ी चोरी, मोबाइल चोरी या दस्तावेजों का खो जाना। अच्छा। इन मामलों में तत्काल पुलिस की मौजूदगी की जरूरत नहीं होती। जहां तक गंभीरता की बात है, एक बार दर्ज होने के बाद ये एक कानूनी रूप से वैध FIR है। इसकी भी उतनी ही अहमियत है। प्रक्रिया अलग हो सकती है, पर यह एक आधिकारिक रिकॉर्ड है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और ये सिस्टम को ज्यादा पारदर्शी भी बनाता होगा, क्योंकि हर चीज का एक डिजिटल निशान रह जाता है। एकदम। तो ये टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल है जो सिस्टम को नागरिक के और करीब ला रहा है। अब हमारे स्रोत में एक और बहुत शक्तिशाली टूल का जिक्र है जिसके बारे में शायद बहुत से लोग नहीं जानते। ज़ीरो FIR। इसका नाम ही बड़ा अनोखा है। ये क्या है? ये एक बेहद जरूरी प्रावधान है और इसका नाम इसके काम करने के तरीके से आता है। स्रोत के अनुसार अगर कोई अपराध आपके पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र के बाहर हुआ है, तब भी आप किसी भी नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी FIR दर्ज करा सकते हैं। किसी भी? हाँ, किसी भी। जब पुलिस स्टेशन ऐसी FIR दर्ज करता है जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर की है, तो वे उसे कोई रेगुलर FIR नंबर नहीं देते, बल्कि उसे 0 नंबर देते हैं और फिर उसे जांच के लिए संबंधित पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर कर देते हैं। इसीलिए इसे 0 FIR कहते हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक परिवार ट्रेन से मुंबई से दिल्ली जा रहा है।
मध्य प्रदेश के किसी छोटे स्टेशन के पास उनका कुछ सामान चोरी हो जाता है, लेकिन उन्हें पता तब चलता है जब ट्रेन मथुरा पहुंचती है। अब वो उलझन में है, शिकायत कहाँ करें, मुंबई में, दिल्ली में या उस अनजान जगह पर जहां शायद चोरी हुई। ये एक आदर्श उदाहरण है और जीरो एफआईआर इसी उलझन को खत्म करने के लिए है। वो परिवार मथुरा के जीआरपी यानी गवर्नमेंट रेलवे पुलिस या किसी भी नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी पूरी बात बताकर एफआईआर दर्ज करा सकता है। अच्छा, मथुरा पुलिस एक जीरो एफआईआर दर्ज करेगी और फिर उस केस को मध्य प्रदेश के उस संबंधित पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर कर देगी जहां अपराध हुआ था। इससे पीड़ित को नक्शा लेकर ये खोजने की जरूरत नहीं पड़ती कि अपराध किस थाने के क्षेत्र में हुआ। ये तो पीड़ित के ऊपर से एक बहुत बड़ा बोझ हटा देता है। ये प्रावधान मूल रूप से कहता है कि किसी भी पुलिस स्टेशन का दरवाजा पीड़ित के लिए बंद नहीं किया जा सकता, सिर्फ ये कहकर कि ये हमारा एरिया नहीं है। एकदम सही। कोई भी पुलिस अधिकारी आपको ये कहकर मना नहीं कर सकता। और गौर करने वाली बात यह है कि जीरो एफआईआर की अवधारणा जस्टिस वर्मा कमेटी की सिफारिशों के बाद और भी मजबूत हुई, खासकर महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामलों में, ताकि अधिकार क्षेत्र की बहस में कीमती समय बर्बाद ना हो। बिल्कुल। गंभीर अपराधों में जहां हर पल कीमती होता है, जहां सबूत नष्ट हो सकते हैं या अपराधी भाग सकता है, ये प्रावधान पीड़ित के लिए बहुत बड़ी राहत है। ये सुनने में तो बहुत सशक्त महसूस होता है, लेकिन फिर वही सवाल, जमीनी हकीकत का। स्रोत क्या कहते हैं? अगर कोई अधिकारी फिर भी हमारा एरिया नहीं है कहकर टालमटोल करे, तो क्या किया जा सकता है? ये गंभीर मामला है। अगर कोई पुलिस अधिकारी जीरो एफआईआर दर्ज करने से मना करता है, तो ये सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का उल्लंघन है। तो ऐसे में क्या करें? ऐसे में नागरिक को तुरंत किसी सीनियर पुलिस अधिकारी जैसे एसपी या डीसीपी से संपर्क करना चाहिए। वे फोन पर या लिखित में शिकायत कर सकते हैं। ये जानना जरूरी है कि जीरो एफआईआर दर्ज करना पुलिस का कर्तव्य है, कोई मेहरबानी नहीं। ये नागरिकों को एक बहुत बड़ा अधिकार देता है और पुलिस को अधिक जवाबदेह बनाता है। बिल्कुल। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार क्या है? अगर हम मुख्य बातें देखें तो 3 बहुत शक्तिशाली औजार सामने आते हैं जो हर किसी को पता होने चाहिए। हाँ, बिल्कुल। पहला, अपनी शिकायत हमेशा लिख कर दें और उस पर स्टेशन की मोहर यानी रिसीविंग जरूर लें। और याद रखें, ये सिर्फ एक रसीद नहीं है, सही, ये जवाबदेही तय करने की चाबी है। बिल्कुल। दूसरा, मोबाइल चोरी जैसे छोटे अपराधों के लिए कई राज्यों में उपलब्ध ऑनलाइन एफआईआर या ई-एफआईआर की सुविधा का लाभ उठाएं। ये आपका समय और ऊर्जा दोनों बचाता है और पुलिस की भी मदद करता है। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, याद रखें, अपराध कहीं भी हुआ हो, आप किसी भी पुलिस स्टेशन में जीरो एफआईआर दर्ज कराने का अधिकार रखते हैं। अधिकार क्षेत्र की चिंता आपकी नहीं, पुलिस की है। एकदम। इन 3 बिंदुओं को जानना ही अपने आप में सशक्तिकरण की दिशा में पहला कदम है। ये जानकारी एक नागरिक को केवल एक पीड़ित नहीं बल्कि एक सूचित व्यक्ति बनाती है जो अपने अधिकारों को जानता है और सिस्टम का सही तरीके से उपयोग कर सकता है। बिल्कुल। जब नागरिक सूचित होता है तो सिस्टम भी बेहतर काम करने के लिए प्रेरित होता है। ये ज्ञान डर को कम करता है और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। सोचने पर मजबूर करने वाले अंदाज में आज हमने शिकायत दर्ज करने के तरीकों पर बात की, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि जानकारी और टेक्नोलॉजी का ये जो संगम है, ये भविष्य में एक आम नागरिक और पुलिस के बीच के रिश्ते को और कैसे बदल सकता है? क्या ये पारदर्शिता और आपसी विश्वास को और मजबूत करने की क्षमता रखता है? इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा।